अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वाह। So those are new in this session, welcome सबसे पहले। अच्छा, तो आज ना हम लोग यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो है ना, अब ये बता दूं जिसको नहीं पता कि हम लोग जो है वो लीड कोड के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब लीड कोड का सबको पता है यहाँ पे कि लीड कोड क्या होता है। यस मैम। ओके देन, तो अगर किसी को नहीं पता तो वो अपना हैंड रेज कर दें। ओके। तो जैसे हम लोग अपने 9th 10th के लिए एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं ना, और वहां से पास पेपर से तैयारी करते हैं उस चीज के लिए। एक तरह से समझो यहाँ पे प्रीवियस पेपर्स आए होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो
वही तरह से समझ ले कि जो लीड कोड है ना वो एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे हमारे पास बिग हाईटेक कंपनी जैसे फैंग, फेसबुक, amazon, नेटफ्लिक्स, एप्पल, इस तरह की जितनी भी गूगल जैसी कंपनीज है ना, उनमें जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना यहाँ पे वो मौजूद होते हैं, ठीक है, जिनकी प्रिपरेशन करके जो है ना आप इन कंपनीज के इंटरव्यू को जो है ना क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ना यहाँ पे आपको मोस्टली जो है ना डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स जो है ना वो हमारे पास होते हैं कुछ यूज, स्टैक, क्यूज एंड एरेज, हैश मैप्स, डिक्शनरीज, और उसमें आपके एरेज की वो भी आ जाती है, वन डायमेंशनल अरे, टू डायमेंशनल अरे, ट्रीज आ जाते हैं, फिर बाइनरी सर्च वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, लिंक लिस्ट वाले आ जाते हैं। इस तरह के काफी सारे जो क्वेश्चंस है ना हमारे पास, ये वो सब आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जो है ना अभी हम लोग अगर अपनी कोडिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं ना, आजकल में कोडिंग मतलब लीड कोड से होती है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है ना वो इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। इस क्वेश्चंस की इसमें जो है ना मैं आपको एक सबसे पहले इसका डेमो दे देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लीड कोड सर्च करेंगे ना, मैं आपको यहाँ पे लिंक भी दे दूंगी। हम्म तो चैट बॉक्स में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना मेरी ये वेबसाइट पे, यहाँ पे मुझे लिस्ट दी गई होती है कि किस किस तरह के क्वेश्चंस पड़े हुए मेरे पास, ठीक है। साथ में मुझे डिफिकल्टी लेवल दिया गया होता है कि इजी करने हैं, मीडियम करने हैं, मैंने हार्ड करने हैं। लोगों ने कैटेगराइज करवाया होता है 3 फॉर्म्स में, जिस भी फॉर्म साथ आप फेमिलियर हो उसके सेलेक्ट करें और आप करें, ठीक है। फर्स्ट जो है हम लोग अपने इजी की तरफ जाते हैं, देन मीडियम की तरफ, देन डिफिकल्टी लेवल पे जो है ना हार्ड पे आते हैं। तो इसी तरह हमें जो स्टेटस दिया गया होता है, टू डू, सॉल्व और अटेम्प्टेड कितने हैं, इस तरह डिफरेंट टैग्स किए गए होते हैं। जैसे अगर कोई चाह रहा है कि मैं अकेले स्टैक से क्वेश्चन स्टैक से रिलेटेड करूँ तो वो यहाँ पे स्टैक सेलेक्ट कर ले। अगर वो कह रहा है कि मैं एरे के करना चाहता हूँ तो वो एरे सेलेक्ट कर ले। इसी तरह डिफरेंट टॉपिक्स मिलते हैं आपको यहाँ पे, जो आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अब मैं बात करूँ ना यहाँ पे, अगर हम लोग इसका रोड मैप जो है ना कैसे लेके चलते हैं और कौन सा किस चीज को फॉलो करते हैं, तो वो एक वेबसाइट है नीट कोड, ठीक है। इसका भी लिंक मैं आपको शेयर कर देती हूँ। हम जो है ना वो मोस्टली इस वेबसाइट को जो है ना वो लेके आगे चलते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से इसके क्वेश्चंस करवाते होते हैं। सबसे पहले जो ब्लाइंड 75 क्वेश्चंस है ना वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आते हैं अगर हम लोग अपने लीड कोड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ये क्वेश्चंस है जैसे कि देख सकते हैं सारे, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना आपके पास 150 में से भी दिए गए हैं, आप इनमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपको यहाँ से भी दिए गए हैं, ठीक है। आप यहाँ से भी अपने क्वेश्चंस जो है ना वो कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों से लेकिन अब क्या करेंगे, हम लोगों ने एरेज एंड हैशिंग के क्वेश्चंस प्रीवियस किए हैं काफी सारे, ठीक है। इसी तरह हमने इसके भी किए हैं, 2 पॉइंटर्स के, स्लाइडिंग विंडोज के। अभी जो हमारे पास चल रहा है ना वो चल रहा है स्टैक, ठीक है। तो हमारा क्या हमारे सेशन में क्या होता है, सबसे पहले जो सा भी हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स जो है ना कवर करने जा रहे हैं ना उसका पहले इंट्रोडक्शन देते हैं सबको उसके रिलेटेड। एंड देन जो है हम लोग क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। हम इजी, मीडियम और हार्ड टाइप के तीनों टाइप के क्वेश्चंस करवाते हैं, और करवाने के बाद उस टाइम तक आगे नहीं जाते जिस टाइम तक आपकी क्लैरिटी ना हो, ठीक है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये सेशन जो है ना वो आप लोगों के लिए ही बना है, और आप लोग इसको ना अच्छे से कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं फेस आएगी, ठीक है। तो आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन इस चीज के बारे में तो वो पूछ सकते हैं। वैसे ये नीट कोड में क्या फर्क है? अच्छा, जैसे समझ ले लीड कोड पे हमारे पास ओवरऑल सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं ना, ठीक है। एक तरह से मतलब
टोटल क्वेश्चंस पढ़े हैं वे लीड कोड पे। नीट कोड पे ना वेबसाइट इसलिए बनाई गई है क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझे जाते हैं ना, सब कहते हैं सबसे ज्यादा जरूरी है वो इस चीज के अंदर, वो हमारे पास जो है ना वो नीट कोड के अंदर रखे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है ना उसका रोड मैप एक तरह से फॉलो करते होते हैं कि जिससे हमारे पास जो है ना आसानी हो। वहां पे कुछ बहुत इजी टाइप के भी क्वेश्चन रखे होते हैं और कुछ जो है ना बहुत मुश्किल टाइप के भी। उससे क्या होता है, हम लोग जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन क्वेश्चंस को देखते हुए डिफरेंट तरीके से सॉल्व करते हुए हमें आगे जो क्वेश्चंस आते हैं ना नए लीड कोड से, उसका भी अंदाजा होता है कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं या उसकी क्या अप्रोच हो सकती है। अगर मिस अक्सा इसमें कुछ ऐड करना चाहे तो मैम हमने जो स्टार्ट करना है अब वो हम मैम जिस तरह आप कह रहे थे कि पहले एरे के सॉल्व करेंगे, फिर हम्म मैम वो विंडोज वाले, वो हम हम्म। उधर से मैम स्टार्ट से शुरू करेंगे या पहले जो सेशन चल रहा है उधर से हम शुरू करेंगे? अभी जो करंट सेशन चल रहा है ना अभी हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको ना जैसे यहाँ पे आई कोड ग्रुप पे हर लेक्चर जो होता है ना वो रिकॉर्ड होता है ना और लाइव होता है, तो उसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं एफबी पे। आपको अभी इतना हम लोग जो है ना मतलब बहुत ज्यादा आगे नहीं आए हैं, ठीक है। आपको जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं ना उनकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगी। मैं आपको उसका भी लिंक शेयर कर देती हूँ, एक सेकंड। जी। कोई कुछ पूछना चाहता है? किसी को कोई क्वेश्चन है इसके बारे में? हमने प्रीवियस किया, अगर उसमें कोई इशू वगैरह होता अगर सॉल्व करने में हो तो कुछ पूछना हो तो। श्योर, आप यहाँ पर आके पूछ सकते हैं और आप अपना क्वेश्चन सिलेक्ट पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ये देखेंगे ना कि मैं अपनी बात बताना चाहूंगी आपको, यहाँ पे अपनी बात का एडिशन करना चाहूंगी। जब मैं यहाँ आई कोड ग्रुप पे आई थी ना, तो क्या बात थी, मैं भी ऐसे ही बिल्कुल सेशन के दरमियान से ही मतलब एकदम से मैं क्लासेस में गई थी। ऐसा नहीं था कि जब न्यू सेशन स्टार्ट हुआ था मैं तब भी गई थी। इंसान का दिमाग अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि उसे जिस भी जगह पे भेजना चाहो ना उसकी बातें खुद ब खुद जो है ना समझना शुरू हो जाता है। आफ्टर टाइम जो है ना उसको अंडरस्टैंडिंग होने लग जाती है। ये बात नहीं होती कि अगर आप इस लेवल पे हो तो क्या आपको आगे की चीजों में मुश्किल होगी, ऐसी बात नहीं है। आप अपनी तरफ से अगर कोशिश कर रहे हो ना समझने की हर चीज, तो कभी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको रोके उस चीज को समझने से, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि यहाँ पर आने से क्या आपके प्रीवियस अगर लेक्चर मिस किए हैं तो क्या आपके आज वाले क्वेश्चन पे भी कोई असर होगा, ऐसा नहीं है। आपको जहां से कोई भी छोटी चीज की समझ ना आए, ये फंक्शन क्यों लग रहा है, ये क्या चीज है, हम इस क्यों यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, फौरन आप लोग जो है ना अपना जो है माइक अनम्यूट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सेशन जो है ना वो आप लोगों के लिए ही बना है। यस मैम। मैम क्योंकि वो हमें मैं साथ आपको जो पाइथन का ना वो भी ले रहा था, मैंने कहा ये स्टार्ट हो गया तो इधर के ये इसी के स्टार्ट से करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं मैम, वो कर लिए तो। हम्म। और किसी का कोई और क्वेश्चन इसके रिलेटेड? नो मोर क्वेश्चंस। अच्छा, तो आज का जो हमारे पास क्वेश्चन है ना वो है बेसबॉल गेम, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, जी सर लियाकत आपका हैंड रेज है। नो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो।
जी सर, अब आप ऑडिबल है। आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी सर, आ रही है। जी, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था, जिस तरह मैंने जावास्क्रिप्ट के बेसिक मीडियम लेवल की जावास्क्रिप्ट की हुई है, तो ये सेशन मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। मुझे पाइथन का इतना नॉलेज नहीं है, मीन्स ऐसा समझे मैंने की ही नहीं, बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है, तो ये सेशन मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा या नहीं? सर आप अगर हम देखते हैं ना लैंग्वेजेस की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें हर लैंग्वेज मोस्टली जो है ना वो हमारे पास सेम होती है, बस उसमें सिंटैक्स का डिफरेंस होता है। बाकी अगर हम लूपिंग की बात करें, वो भी हर एक हमारे पास लैंग्वेज में आ रही होती है। अगर हम कंडीशंस की बात करें, वो भी हमें सिमिलर हर लैंग्वेज में जो है ना अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, आप जिसमें मर्जी करें, बेशक जावास्क्रिप्ट में करें, बेशक पाइथन में करें, जिसके साथ भी आपका हाथ सेट है, आप फेमिलियर है, जिससे आपको लगता है कि आप इसमें कर सकते हैं, आप उसको सबसे पहले जो है ना वो चूज करें। मोस्टली जो है ना हम पाइथन इसलिए भी प्रेफर करते हैं कि ये जो है ना इसका सिंटैक्स थोड़ा सा बाकी लैंग्वेज के निस्बत आसान होता है, और जो हम लोग कोड कर रहे होते हैं ना उसमें हमें आसानी होती है, ठीक है। लेकिन इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं। आप इसे जौन सी मर्जी लैंग्वेज यूज करें, बात सिर्फ ये आती है कि आपको लॉजिक समझ आ रही है, या जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसकी समझ आ रही है कि वो हम कैसे कर रहे हैं। अगर आपको ये समझ आ रही है ना, तो यहाँ पे लैंग्वेज का जो है ना वो बिल्कुल इशू नहीं है। हम आप पे कोई बैरियर नहीं लगाते कि आप जो है ना वो जावास्क्रिप्ट को हटा के जो है ना वो पाइथन करें। और आपके लिए ये सेशन जो है ना वो बहुत हेल्पफुल है, अगर आप जो है ना आगे चल के अब बिग हाईटेक्स कंपनी जो है ना उनको ज्वाइन करना चाहते हैं इन फ्यूचर। कि आप तो मतलब ये भी समझ सकते हैं कि अगर मैं जावास्क्रिप्ट में कर रहा हूँ, मीडियम लेवल की मुझे आती है, और मैं अपना टीएस अच्छा करना चाहता हूँ या जावास्क्रिप्ट की नॉलेज और लॉजिक बिल्डिंग अच्छा करना चाहता हूँ, तो ये सेशन मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, राइट? हम्म। यहाँ पे हम मोस्टली पाइथन में करेंगे। आपको वो अगर आपको उसका लॉजिक समझ आ जाती है ना तो वेल एंड गुड, आप उसे जावास्क्रिप्ट पे अप्लाई करके देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको वहाँ नहीं समझ आ रही या फिर आपको पाइथन में शिफ्ट करना है, तो हमारा 3 PM पे, अगर आपको पाइथन आती है तो ठीक है, अगर नहीं भी आती है तो इट्स ओके। 3 PM पे हमारा जो है ना वो बिगनर्स के लिए पाइथन का सेशन भी एक चल रहा है, जिसमें आप वहां से देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि पाइथन में कैसे हमारे पास जो है ना चीजें वर्क करती हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ हर लैंग्वेज में सिंटैक्स का डिफरेंस होता है। अगर किसी एक प्रोग्रामर को आप समझ ले कोई एक लैंग्वेज भी आ जाती है ना, तो उसके लिए मुश्किल नहीं है बाकी लैंग्वेजेस सीखना। जी बिल्कुल, इसी तरह जब भी कोई भी लैंग्वेज देखता हूँ तो सिंटैक्स थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, बाकी उसमें लिखा गया वो क्या चीज़ें हो रही हैं वो समझ आ जाती है। कि जिस तरह कोई न्यू मेथड्स होते हैं, कोई न्यू फंक्शंस होते हैं, तो वो समझना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन बाकी जिस तरह फॉर लूप, इफ एल्स, स्विच स्टेटमेंट, ये चीज़ें समझना काफ़ी ईजी रहता है मेरे लिए। हम्म। तो आप अपने आप को बाउंड ना करें किसी एक लैंग्वेज पे कि मैं इसमें ही करना। आपका जिस टाइम पे जिस लैंग्वेज पे भी कनेक्ट होने का दिल करे, आप उस टाइम पे जो है ना अपना हाथ उस पे सेट करना शुरू हो जाए ना, एंड यू आर रेडी टू गो। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन, जो आपने बताया 3 PM पे सेशन होगा, वो हर रोज बिगिनर लेवल से ही स्टार्ट होगा या फिर जहाँ से सेशन एंड हो रहा, लास्ट एंड हुआ है वहीं से स्टार्ट होगा? ये प्लीज मतलब क्लियर करते हैं मुझे। जो लास्ट पे मतलब प्रीवियस हमने पढ़ा होगा ना, उसी से नेक्स्ट हम आगे उस लेक्चर में जो है ना वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको जो है ना, अगर आप कहते हैं कि आपको बिल्कुल ही शुरू से देखना है ना कि वो पहला दिन क्या था, तो वो उसके रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ना, मैंने अभी आपको लिंक शेयर किया था चैट बॉक्स में, FB के, तो आप वहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी हुई ना उसके रिलेटेड जो है, तो आप पूछ सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट जो आए हैं ना अभी प्रीवियस वीक में, ठीक है, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई कि वो आगे समझे या फिर दोबारा करें। जी जरूर, आप मुझे ना लिंक्स शेयर कर दीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बता भी दिया कि मुझे बेसिक लेवल की जावास्क्रिप्ट आती है, उसके लिहाज से जो आपको लगे कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सीखनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें इंसान को इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, तो वो रहने दीजिएगा, और जो इम्पोर्टेंट है वो मुझे लिंक्स शेयर कर दीजिएगा। ओके देन, हम अपने आज के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो वो अपना हैंड डाउन कर सकते हैं।
ओके तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, यू आर कीपिंग द स्कोर फॉर अ बेसबॉल गेम विद स्ट्रेंज रूल्स। एट द बिगिनिंग ऑफ द गेम यू स्टार्ट विद एन एम्प्टी रिकॉर्ड। You are given a list of string operations where operations I is the ith operation you must apply to the record and is one of the following. An integer x, record a new score of x, आगे प्लस है, फिर आगे record a new score that is the sum of the previous two scores. D, record a new score that is double of previous score. C, invalidate the previous score, removing it from the record. Return the sum of all the scores on the record after applying all the operations. ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन जो है ना वो कुछ यूं दिया गया है कि हमारे पास जो है ना वो बेसबॉल गेम के स्कोर्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना, कुछ अजीब से रूल्स के साथ, आप ऐसे कह सकते हैं। जो सबसे स्टार्ट पे अगर हम लोग देखें ना हमारे गेम में, तो हमारे पास जो रिकॉर्ड है ना वो बिल्कुल एम्प्टी है, उसमें अभी कुछ भी हमने जो है वो सेव नहीं कर रखा, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। देन सेकंड ये बात है कि अगर हम लोग उसका रिकॉर्ड रखना चाहते हैं ना, हमें कुछ उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने पड़ेंगे, जिससे हम लोगों को ना बेसिक जो है ना उसका रिजल्ट मिल सके कि क्या हमारा मैक्सिमम जो स्कोर चल रहा है ना इस टाइम पे वो कैसे आ रहा है, ठीक है। वेयर ऑपरेशन आई इज द ऑपरेशन यू मस्ट अप्लाई टू द रिकॉर्ड। अब हमारे पास जो पहले ऑपरेशन दिए गए ना प्लस माइनस डी एंड इस तरह, ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास जो है ना ये वो ऑपरेशंस है जो हमें अपने रिकॉर्ड पे अप्लाई करने हैं, अपना रिकॉर्ड निकालते हुए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया, एन इंटीजर एक्स, रिकॉर्ड अ न्यू स्कोर ऑफ एक्स, कि जो ये है ना हमारे पास ये बता रहा है कि एक एक्स का जो न्यू स्कोर है ना वो क्या है, ठीक है। प्लस जो है ना वो हमारे पास ये बताएगा, रिकॉर्ड अ न्यू स्कोर दैट इज द सम ऑफ प्रीवियस टू स्कोर्स, जितने भी पुराने दो नए स्कोर बने हैं उसको जमा करके जो है ये हमारे पास जो है ना एक नया रिकॉर्ड देगा, ठीक है। अगर डी आ जाता है हमारी स्ट्रिंग के अंदर फॉर एग्जांपल, देन क्या होगा, रिकॉर्ड अ न्यू स्कोर दैट इज द डबल ऑफ प्रीवियस स्कोर। अब क्या करेगा, ये जो है ना मेरे पास प्रीवियस स्कोर नहीं जो दो आए थे, ठीक है, या फिर प्रीवियस स्कोर जो आया था उसका मुझे डबल करके मतलब उसे 2 टाइम्स जो है ना करके मुझे देगा, ठीक है। तो अगर मैं समझू सी आया है तो ये क्या करेगा, इनवैलिडेट द प्रीवियस स्कोर रिमूविंग इट फ्रॉम द रिकॉर्ड। अब जो है ये क्या करेगा, मेरे पास स्ट्रिंग में से उस जो है ना स्ट्रिंग में से या फिर स्टैक में से क्या करेगा, उसमें से उसको कर देगा पॉप आउट, मतलब उसको रिमूव कर देगा, उसको निकाल देगा यहाँ से, ठीक है। और एट द एंड हमने क्या करना है, जितना भी सम बना होगा ना हमारे पास इन सब का, हमें वो रिटर्न करना है, ठीक है। तो पहली वाली अगर हम एग्जांपल देखते हैं ना अपना, ठीक है, ये वाली, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये मेरे पास एक अरे दी गई है, लिस्ट दी गई है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज पड़ी है 5 2 C D एंड प्लस, ठीक है। तो अब मैं अगर कहूँ कि मेरे पास जो है ना वो इस तरह करके वैल्यू दी गई है, उसने मुझे क्या कहा था कि अगर मेरा जो है ना वो नंबर आ जाता है ना, मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि हम लोग जो है ना इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मैं सबसे पहले ना इसके अंदर बारी बारी करके इसको चेक करूंगी कि इसकी वैल्यूज जो है ना वो क्या है, ठीक है। अगर तो इसकी वैल्यूज जो है ना मुझे वो नंबर मिली, देन मैं क्या करूंगी, मैं उसे अपने स्टैक के अंदर जो है ना वो एड अप करती जाऊंगी बाय यूजिंग माय बेसिक फंक्शन दैट इज अपेंड। अपेंड फंक्शन को मैं यूज करते हुए अपने स्टैक के अंदर जो है वो अपेंड करवाऊंगी। स्टैक का सबको पता है वो क्या होता है? यस मैम। इसमें अच्छा, स्टैक का सबको नहीं पता। स्टैक बेसिकली जो है ना वो हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर्स है डाटा आइटम्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है। हम लोग इसमें ना लीफो और फीफो मेथड से जो है वो अपने आइटम्स को रखवा सकते हैं, ठीक है। लीफो एंड फीफो मींस, लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फीफो मीन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। हम मोस्टली जो स्टैक के अंदर अपना मेथड इस्तेमाल करते हैं ना वो लीफो करते हैं, और क्यूज के अंदर जो है ना वो फीफो ज्यादा इस्तेमाल होता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये है कि हमारे पास डिफरेंट, एक ये समझ लो स्टैक पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास जो है ना ये बॉक्सेस है, ठीक है। अब मेरे पास वैल्यू है 1 2 3 4 5 एंड 6,
ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इन वन बाय वन करके इन वैल्यूज को जो है ना अपने स्टैक में डालूं। उसे डालने के लिए मैं अपना अपेंड फंक्शन लगाती हूँ। अपेंड फंक्शन मतलब मैं कहूंगी मेरे स्टैक का जो भी नेम, ये समझ ले मेरे लिस्ट का नेम है ए, इसका नाम है ए। देन मैं कहूंगी ए के अंदर जो है ना अपेंड करवा दो मेरे स्टैक के अंदर, क्या सॉरी मेरे स्टैक के अंदर अपेंड करवा दो किस चीज को, अपेंड करवा दो इसको मतलब वन को, ठीक है। देन ये क्या करेगा, ये जो है ना मेरा इस चीज को अपेंड कर देगा वन, ठीक है। इसी तरह ये टू कर देगा, ये थ्री कर देगा, ये फोर कर देगा, एंड ये फाइव, एंड एट द लास्ट जो है ना ये सिक्स को भी इस तरह इसी को अपेंड का इस्तेमाल करवाते हुए जो है ना हम करवा देंगे, ठीक है। अब अगर इससे वैल्यू निकलनी हुई ना तो मेरे पास ये यहाँ से नहीं निकलेगी, ठीक है ना, ये यहाँ से निकलनी शुरू होगी। इसका मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे आखिर पे अंदर गया है ना रो के, वो सबसे पहले जो है ना वो बाहर आएगा, ठीक है। मतलब जो बिल्कुल ही हम समझ लें कि सबसे आखिर पे एकदम से एंटर हुआ है ना उसी को सबसे पहले हम लोग बाहर निकाल लेंगे अगर हमें पॉप आउट करना हुआ। अब हम जब भी अपनी स्टैक से रिमूव करना चाह रहे होते हैं ना, हम अपना फंक्शन लगाते हैं पॉप। पॉप इंडिकेट कर रहा होता है रिमूव को। तो फॉर एग्जाम्पल अब मुझे यहाँ पे सिक्स को रिमूव करना है, मैं क्या कहूंगी मेरे स्टैक में से क्या कर दो, स्टैक में से कर दो पॉप आउट। बट क्या क्या पॉप आउट करवाना है, मेरे सिक्स को। अगर मैं खाली यहाँ पे एम्प्टी ब्रेस देती हूँ ना, देन ये क्या करेगा, मेरे सिर्फ उसी वाले लास्ट पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी मेरे स्टैक के अंदर उसको कर देगा रिमूव, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कोई इंडेक्स दे दूं ना 3 4 5, तो वो उस इंडेक्स की वैल्यू मेरे पास डिलीट करता होता है। तो ये सबको क्लियर है कि स्टैक क्या होता है और हम कौन सा मेथड इसके अंदर इस्तेमाल करते होते हैं। Yes, ma'am. हम्म हम्म अपेंड मतलब यूं ही आप समझ लें कि पाइथन के अंदर ऐसा होता है कि ऐड अप करवाने के लिए, वैल्यू को एंटर करवाने के लिए जो है ना हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अच्छा आप लोग ना अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लिया करें, मुझे इस तरह चैट बॉक्स में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है पढ़ने में। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं इसके रिलेटेड के स्टैक क्या होता है? ओके देन, अब जो है ना, अब इसी तरह हम लोग जो ऐसे पहले 1 2 3 4 5 6 को बारी बारी अपेंड किया था ना इनपुट लेके, तो मैं अपनी इस 5 to C D+ को भी इसी तरह जो है ना वन बाय वन अपनी स्टैक के अंदर जो है ना अपेंड करूंगी। मैं इसके लिए क्या अप्रोच लगाऊंगी, मैं पहले वो राइट कर देती हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले एक एम्प्टी स्टैक लूंगी। एम्प्टी स्टैक जो है ना वो इसलिए लूंगी ताकि मैं अपने वैल्यूज को वन बाय वन करके ना अपेंड करवा सकूं, ठीक है। देन सेकंड स्टेप जो मैं क्या करूंगी, मैं अपना फॉर लूप लगाऊंगी इस सारी जो है ना मेरे पास ऑपरेशंस नाम की जो बनी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। देन मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मैं फॉर लूप यूज कर रही हूँ अपनी पूरी जो है ना ऑपरेशन वाली एरे या लिस्ट पे आइटरेट करवाने के लिए, ठीक है। देन मैं क्या कर रही हूँ, मैं चेक कर रही हूँ कंडीशंस लगा के, इफ यूज करके, ठीक है। इफ कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है कि अगर मेरा आई जो है मतलब मेरी करंट लोकेशन मेरा करंट इंडेक्स होता है मतलब यहाँ पे 5, ठीक है। अगर तो वो मेरा इक्वल है डी के, देन क्या करो मेरे स्टैक के अंदर से अपेंड कर दो, मतलब स्टैक के अंदर क्या डाल दो, अपेंड मतलब डाल दो क्या क्या डालना है मेरे स्टैक के अंदर, कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाता है डी, ठीक है। देन क्या करो जो मेरा करंट वाला ऑपरेशन होगा ना, ठीक है ना, जो मेरे सबसे लास्ट पे, अब ये देखो यहाँ पर आ जाता है जैसे 5, यहाँ पे 2 था पहले, ठीक है।
मेरे इसके अंदर स्टैक के अंदर पहले पड़ी हुई थी वैल्यू, ठीक है। अगर इसके अंदर जो है ना डी आ गया, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल डी आ गया, ठीक है। देन इसने क्या कहा कि उस वाले लास्ट पे जो इंडेक्स होगा ना वो 2 है, उसको कर दो डबल, मतलब उसको 2 बार ही उसको मल्टीप्लाई करवा दो उसके साथ। तो 2 को अगर हम लोग यहाँ पे करें ना अपने 2 टाइम्स, यहाँ पे 4 होता है, ठीक है। तो इस तरह ये 4 जो है ना मेरी इस स्टैक के अंदर अपेंड होके आ जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि मेरे एक सेकेंड क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसको भी देख लेंगे। अच्छा, तो अगर किसी को कुछ नहीं समझ आ रही है तो वो माइक अनम्यूट करके पूछें। अच्छा, मैं वो ये पूछना चाह रही थी, तो हम कंपेयर कर रहे हैं ना कंडीशन में, तो वो उसके साथ हम स्ट्रिंग क्यों लगाएंगे? क्योंकि बेसिकली अल्फाबेट्स है ना, तो उसको हम स्ट्रिंग में लिख रहे होते हैं, जो इंटीजर्स होते हैं उसको उनको कॉर्नर्स में लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये बता रहे हैं। डाटा टाइप्स में ऐसे ही होता है। अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो वो कोड्स के अंदर लिखी जाती है। अगर इंट की बात करें तो उसके लिए हमें कोड्स की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिंपल न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, उसको ऐसे ही राइट अप कर देते हैं, और फ्लोट को भी। लेकिन अगर हम लोग करेक्टर की बात करें ना तो उनको भी हम लोग जो है ना उसमें उसमें सिंगल कोट या डबल कोट में हम लोग लिखते होते हैं, ठीक है। फिर मैम ये तो ऊपर 5 को डबल कोटेशन में क्यों लिखा हुआ है? 5 2, वो तो इंटीजर है ना। ये ऊपर जो हम हाँ एग्जांपल नंबर 1 लिखा हुआ है उसके नीचे इनपुट लिखा हुआ है। अच्छा, ये जी। अगर हम एरे की बात करें ना तो उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप का डाटा चल सकता है, ठीक है। मतलब अगर हम स्ट्रिंग ले रहे हैं तो स्ट्रिंग ही टोटल चलेगा, अगर हम इंट ले रहे हैं तो इंट ही टोटल चलेगा। हम ये नहीं कर सकते कि हम डिफरेंट टाइप का ले लें। लिस्ट के अंदर ऐसा होता है कि हम डिफरेंट टाइप्स का जो डाटा है ना वो ले सकते हैं। अभी हमने इसको यहाँ पे कहा गया है कि ये एक स्ट्रिंग है और हमने इसको एरे की फॉर्म में दिया है, तो ये सारा जो है ना अब हमारे पास एक एरे की फॉर्म में चलेगा, तो हम स्ट्रिंग में लेंगे इसको। तो ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन होता है। हम लोग अगर नया क्वेश्चन मैं आपको खोल के दिखाऊं ना, ये देखिए जरा, एक सेकेंड, एक नया क्वेश्चन खोलते हैं जो मैंने सॉल्व ना किया हो। जैसे ये क्वेश्चन है, ये मैंने ना अभी सॉल्व नहीं किया, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ ना, ये देखे यहाँ पे मुझे पहले ही बताया होता है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिटर्न होता है, ठीक है। यहाँ तक ये हमारी क्लास बनाई होती है, हमें फंक्शन मतलब एक तरह से दिया होता है, ठीक है। अब इसमें उन लोगों की मर्जी होती है, उन लोगों ने अब हमें ये इसलिए एक ही तरह दिया गया है क्योंकि हमारी जो अभी है ना टाइप वो एरे है, ठीक है। एरे में सिंपल एक ही टाइप का डाटा जो है ना एग्जिस्ट कर सकता है, एक ही टाइप का। अगर हम लोग एरे ले रहे हैं ना, मतलब स्ट्रिंग ले रहे हैं तो स्ट्रिंग ही चलेगा। अगर हम इंटीजर ले रहे हैं तो इंटीजर ही चलेगा। लिस्ट में ऐसा होता है कि हम डिफरेंट टाइप्स का डाटा जो होता है ना वो कर सकते हैं, पर उन्होंने हमें फिलहाल एरे में कहा गया है, इसीलिए जो है ना मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज जो है ना वो टोटली अभी स्ट्रिंग में मौजूद है, ठीक है। इस तरह डबल कोट्स में दी गई हैं। मैम ये फिर एरे और स्ट्रिंग क्या नाम है, लिस्ट में फर्क क्या है? दोनों के क्या नाम है, एक जैसी ब्रैकेट्स के अंदर नहीं दिखते? अच्छा, आपने पाइथन बिगनर्स का सेशन लिया हुआ है? नो मैम। आप सीपीएम वाले सेशन में भी आया करें, ठीक है। उससे आपको काफी हेल्प होगी इन चीजों में समझने में। अगर मैं अपने एरे और लिस्ट की बात करूँ ना, मेरे देखें ये एक सेकंड में अपनी एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। ये मेरी एरे है। अगर मैं अपने एरे की बात करूँ तो यहाँ सेम टाइप का हमेशा डाटा चलता होता है। जैसे अगर मैं इन टाइप का अगर मैं अपना नेम ले रही हूँ ना, ठीक है, और मैं उसमें चाह रही हूँ कि मैं स्ट्रिंग में वैल्यू करूँ, तो मैं यहाँ पे दे दूंगी अपना नाम, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे कह दूंगी, अगर एरे की बात करें तो मैं अपने मुझे वैल्यूज भी देनी हुई ना, न्यूमेरिक वैल्यूज, देन मैं वो भी इसके अंदर सिंगल कोट्स के अंदर दूंगी, ठीक है ना। अगर मैं से 2 टाइप का डाटा देना चाहूंगी ना तो वो एरर देगा, क्योंकि एरे के अंदर कभी भी 2 टाइप का डाटा जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता एक साथ, ठीक है। तो इसी तरह मैं अगर फ्लोट में भी देना चाहूंगी ना, देन तब भी मुझे जो है ना वो इसी तरह अपनी वैल्यूज को इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको हमेशा जब भी सेपरेट करना चाहती हूँ ना, मैं इसको सिंगल कॉमा से करती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करती हूँ ना इसकी लिस्ट की,
तो लिस्ट में मेरे पास एक बेनिफिट ये होता है कि मैं डिफरेंट टाइप का डाटा दे सकती हूँ, और उनके साथ मुझे ये भी नहीं करना पड़ेगा कि मतलब मुझे डबल कोड, अगर मैं यहाँ पे लिस्ट में देना चाह रही ना, तो देन मैं ये कह सकती हूँ कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दूँ, और नाम लिखने के बाद मैं 7 भी इस तरह लिख सकती हूँ, ठीक है, एंड 9 भी लिख सकती हूँ। देन मैं फ्लोट में भी वैल्यूज दे सकती हूँ, ठीक है, इसको, इससे इसमें कोई असर नहीं होगा क्योंकि ये लिस्ट है। एरेज में ये बात जो है थोड़ी डिफिकल्टी की तरफ चली जाएगी, वो एरर जनरेट कर देगा इस बात पे, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप का डाटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दी गई है ना, वो अभी फिलहाल एरे है, ठीक है। हमने अपने बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं, तो ऑपरेशंस के लिए वहां पे आगे अल्फाबेट्स भी थे, कुछ नंबर्स भी थे, और कुछ हमारे पास ऑपरेशन भी थे, ठीक है, ऑपरेटर्स भी थे। उसको परफॉर्म करवाने के लिए उन लोगों ने एक टाइप को उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है। एनी डाउट्स इसके बारे में? नो मैम। ओके। अच्छा, अब मैं अपनी आगे बात करती हूँ कि मैं अगर अपने सेकंड वाले की बात करूँ ना यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब मैंने कह दिया कि अब मैं एलसिफ का इस्तेमाल कर रही। एलसिफ जो है ना बेसिकली मेरे पास इसलिए इस्तेमाल होता है कि अगर इफ नहीं, मेरे पास इफ कंडीशन जो है ना फॉल्स हो जाती है, देन उसके पास पॉसिबल चॉइसेस हो काफी सारी, कि अगर ये पॉसिबल वैल्यूज को नहीं मिलती हैं तो सेकंड वाली वैल्यू उसके पास बड़ी हो, जिससे वो करके ना हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म करके एंड पे एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। तो एलसिफ जो है ना मैं यहाँ पे एज अ सेकंड केस दे रही हूँ कि अगर मेरे पास जो है ना अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है आप सब लोगों के? तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अगर सर। मुझे सही याद पड़ रहा है तो आज फर्स्ट क्लास है ये डाटा स्ट्रक्चर की। यस सर, यस सर। चलें जी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द क्लास। आप में से जो लोग ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आप में से जो लोग भी जिंदगी में कोई अच्छी जॉब करना चाहते हैं तो उन्होंने ये चीज़ कभी ना कभी सीखनी है। आप बेशक अमेरिका भी आ जाएंगे, अमेरिका से आप डिग्री भी पूरी कर लेंगे, तो ये चीज़, ये कोडिंग आपको इसी तरह सीखनी पड़ेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ें कवर नहीं की जाती। तो इसलिए बेहतर ये है कि जितनी जल्दी कर सकें उतनी जल्दी कर लें। तो अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो आई हैव ऑल द इयर्स। तो जिन साथियों को नहीं पता, तो मेरा नाम डॉक्टर जफर शाहिद है। मैं आपसे इस टाइम सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया से मुखातिब हूँ, और यहाँ पे इस वक्त रात का 1 बजने वाला। तो किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, या किसी को प्रॉब्लम आ रही है कि बेसिक नहीं है ये, या किसी ने बेसिक से सीखना है तो वो बता दें, तो हम वो चीज़ आपकी एड्रेस कर सकते हैं, वो कंसर्न्स। अच्छा, किसी को कंसर्न नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं सर, कोई भी नहीं है। अगर ये फर्स्ट क्लास है डाटा स्ट्रक्चर की तो फिर तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आज से स्टार्ट हो रहे हैं, तो कुछ है तो नहीं जो भी रह गया होगा। आज से न्यू स्टार्ट है। हाँ, लेकिन अच्छा, जो ह्यूमन ब्रेन अल्लाह ने बनाया है, ये बात याद रखें कि उससे चीज़ें लर्न करने के लिए किसी भी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती। ह्यूमन ब्रेन इस काबिल है कि वो चीज़ें आउट ऑफ ऑर्डर सीख सकते हैं और बाद में डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल, जो मशीन लर्निंग के आपके मॉडल होते हैं, जब आप उन्हें ट्रेन करते हैं तो आप डाटा किसी भी ऑर्डर में दें, इट इज़ गारंटीड कि मशीन लर्निंग का वो मॉडल ट्रेन हो जाएगा। वो कभी ऐसा नहीं होता कि पहले आपने सिंपल डाटा देना और बाद में कॉम्प्लिकेटेड डाटा देना। इसी तरह ह्यूमन ब्रेन को आप किसी भी ऑर्डर में चीज़ें दें तो ह्यूमन ब्रेन समझ लेता है उन्हें। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आपको प्रॉब्लम होती है, तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल सारी कॉम्प्लिकेटेड हो रही होती है, तो ह्यूमन ब्रेन इस काबिल होता है कि वो चीज़ें रिवर्स इंजीनियर करके उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट के समझ सके।
तो एक और एग्जांपल देता हूँ आपको कि जब आपने चलना सीखा था तो ऐसा नहीं हुआ था कि बाकी सारी दुनिया ने भी बेसिक से चलना स्टार्ट कर दिया था। जब लोगों ने दौड़ना बंद कर दिया था कि यहाँ बच्चा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि बेसिक चलना नहीं आता, तो बाकी सब लोग अपने अपने लेवल पे काम कर रहे थे और आपने एज अ किड उनसे परेशान भी नहीं थे हुए और अपनी एफर्ट की थी चलने के लिए और आपको चलना आ गया था। आपने ऐसा भी नहीं था किया कि चलने में 350 मसल यूज होते हैं, मैं पहले सारे 350 मसल अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग कर लूँ फिर चलना सीखूं। आपने जस्ट चलना शुरू कर दिया था। तो इसी तरह ही इस यहाँ पे आए, आपको जरूरी नहीं है सारी चीजें समझ आए, कुछ चीजें समझ पहले दिन समझ आ जाएंगी, कुछ चीजें शायद महीने बाद समझ आना शुरू हो, लेकिन अगर आप आते रहे क्लास में तो ये गारंटी है कि आपको कोडिंग आ जाएगी और हम आपको उस लेवल तक कोडिंग को लेके जाएंगे कि आपको गूगल में, एप्पल में या माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिल सके। हम आपको एग्जाम पास करने वाली कोडिंग नहीं लेके जाएंगे, हम आपको वो बड़े लेवल की कोडिंग पे लेके जाएंगे। तो ये सब साथियों को क्लियर है बात? सर जी। तो यूनिवर्सिटीज ने जो हमें एक बुरी आदत डाल दी है वो ये डाल दी है कि जी पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, फिर बेसिक आ जाएंगे तो आगे पढ़ेंगे, फिर उससे आगे पढ़ेंगे। तो ह्यूमन ब्रेन को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आई कोड गुरु में भी आप कभी भी कोई क्लास इसलिए मिस ना करेंगे ये एडवांस होगी, जब आप कभी भी क्लास इसलिए मिस ना करेंगे नया कोर्स स्टार्ट होगा तो मैं दोबारा से शुरू करूंगा। दिस इज द रेसिपी फॉर फेलियर। जो 99% लोग जो इस तरह का ख्याल रखते हैं वो नई क्लास शुरू भी हो जाता है, उन्हें उस दिन काम पड़ जाता है या दूसरे तीसरे दिन कोई काम पड़ जाता है, फिर 2-3 क्लासें मिस हो जाती हैं, फिर वो कहते हैं छोड़ दो अब तो मिस हो गई हैं क्लासें। तो आप उस कंफर्ट जोन में ना रहें और यहाँ आए और सीखें कि अगर चीज़ नहीं भी आ रही तो कैसे पिक करने की कोशिश करनी है। फिर जो पॉइंट समझ नहीं आ रहे वो आप ऑफलाइन डिस्कस कर सकते हैं स्लैक पे, या खुद गूगल कर लें, या क्लास में दोबारा पूछ लें अगले दिन इस क्लास के शुरू में कि कोई साथी जल्दी से वो चीज़ एक्सप्लेन कर दे। तो देयर आर लॉट ऑफ वेज टू लर्न। तो इसलिए एक भी दिन ज़ाया ना करें कभी भी सीखने के लिए और बेखौफ होकर सीखें। ये कभी ना सोचें कि इस चीज़ के लिए कोई प्रीरेक्विजिट और मैं पहले वो करके आऊँ। ह्यूमन ब्रेन डजंट नीड प्रीरेक्विजिट्स। ये बात सबको समझ में आ गई है? यस सर। ये सर तो आप में से जो साथी ये समझता है कि प्रीरेक्विजिट की जरूरत है तो वो एफर्ट पूरी पुट नहीं कर रहा, वो जस्ट हेजिटेट कर रहा है। तो एफर्ट पुट करें तो हम आपकी इंशाल्लाह हेल्प करेंगे। और हाँ, बेसिकली आपने सीखना क्या, आपने सीखना यही है कि जब एक चीज़ नहीं आ जाती है जिसका आपको नहीं पता तो उसको हल कैसे करना, ये हम सीख रहे हैं। तो इसलिए इट इज़ ओके कि अननोन चीज़ आ गई और उसकी बेसिक भी नहीं आती और ये भी नहीं पता करनी कैसे, आराम से करने की कोशिश करें। ठीक है। तो अच्छा, आप में से टाइपिंग की कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलरली, हैंड रेज कर? यस सर। सर मैं अच्छा, 3 लोग कर रहे ये सर करते हैं हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइपिंग। टाइम अच्छे से करेंगे। हैंड रेज कर दें, हैंड रेज कर दें। जूम में एक ऑप्शन होती है हैंड रेज करने की। तो यहाँ पे कैलिफोर्निया में जब मैं इंटरव्यू करता हूँ तो मैं एमआईटी के लोगों को भी इंटरव्यू करता हूँ, स्टैनफोर्ड के लोगों को भी इंटरव्यू करता हूँ, और कहीं अफ्रीका की किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का भी इंटरव्यू कर रहता हूँ जिसका मुझे पता ही नहीं होता, या इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू करता हूँ जिसका मुझे नहीं पता होता। तो ये जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं मैं इनको आपस में कंपेयर कैसे करता हूँ एज ए इंटरव्यूअर? कोई साथी बताएगा मुझे कैसे पता चलता है कि ये जो इंडिया के देहात का बच्चा, आप दो उसे इंग्लिश अच्छी नहीं आती, इसका एक्सेंट पंजाबी अंग्रेजी है, लेकिन मुझे इसे प्रेफरेंस देनी है एमआईटी वाले स्टूडेंट के ऊपर जो कोई बड़ा पॉलिश्ड है, जिससे बोलना आता है, जिसका जीपीयू भी बहुत अच्छा है, जिस पे बचपन से बहुत पैसा लगाया गया। सर इस चीज को देखते हो कि किसने कितना टाइम लगाया है इस चीज के ऊपर, कितनी प्रैक्टिस की, लाइक ये देख सकते नहीं, हो सकता है एमआईटी वाला भी हो प्रैक्टिस वाला, और इंडिया वाला जो जो एक देहाती बच्चा हो सकता है उसे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उसे पता, उसे अच्छा उस्ताद ही नहीं मिला, उसने अपने
जो भी उसके गांव की यूनिवर्सिटी थी उसने उसमें GPA 4 ले लिया, लेकिन ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि उसके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे। MIT में बंदे ने MIT में जो बंदा का वो तो पहले ही बहुत अच्छा होता है, और फिर वो वहां पे वो उन लोगों से पढ़ता है जिन्होंने किताबें लिखी होती हैं, जिन्होंने स्टैंडर्ड बनाए होते हैं। वो देहात वाले बच्चे को तो इंग्लिश भी सही तरह से पूरी नहीं आती, और उसने नोट से पढ़ा होता है, तो वो अपनी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट भी हो तो उसे उसकी बेसिक्स तो स्ट्रांग नहीं होगी। तो ये किसी और का आइडिया? तो लेट्स सपोज आप मेरी जगह इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप कैसे जज करेंगे? आप क्या चीज देखेंगे? कंक्रीट चीज बताएं जो कि 10 बंदे भी करें तो एक ही रिजल्ट आए। ऐसा ना करें कि मैं उसके कॉन्सेप्ट देखूंगा कि अल्लाह जो हार्ड वर्किंग है कि नहीं। तो सर जी नॉलेज अगर मैं कितनी है इस चीज की? अगर सर जी। जी मैं कि होता तो उसे ये बोलता, काम एक कर सकते क्वेश्चन देता सॉल्व कर। हम्म। अच्छा, The basis of typing speed. तो लेट्स सपोज वो देहाती बच्चे ने वो क्वेश्चन चॉइस में छोड़ दिया था, या टीचर ने उसे नहीं था पढ़ाया, फिर सर जी दो बच्चों को सामने बिठाता इंटरव्यू करने के लिए और दोनों को एक ही प्रॉब्लम देता, देखता कौन पहले हल कर लेता, कितने टाइम में कौन कौन पहले सॉल्व करता प्रॉब्लम को। तो भाई इस हो बेस पे सकता सर है जी वो MIT वाला 5 मिनट में कर दे, और जो देहात वाला है उसने वो प्रॉब्लम को भी देखा ही नहीं, क्योंकि उससे कोर्स ही पूरा नहीं पढ़ाया गया। फिर हम बात करें तो एक सर बच्चा जिसे अल्लाह ने सारी अपॉर्चुनिटीज दी हैं, एक बच्चा जिसे अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिली, तो कैसे कंपेयर करेंगे? Sir, on the basis of his typing speed. जी, तो बेसिकली इन चीज आप किसी भी बंदे को उस चीज के ऊपर जज करते हैं कि जो चीज अल्लाह ने उसे ऑप्शन दी हुई है उसने वो कितनी एक्सीलेंट तरीके से की है। तो उसे पता चलेगा कि अगर मैं इसे कोई नया टास्क दूंगा तो ये उसको कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ करेगा। डू यू गाइस एग्री विद मी? यस सर। कि आप पास्ट में जो चीज अल्लाह ने जो चीज उस बच्चे को अवेलेबल है, तो टाइपिंग उन चीजों में से एक चीज है जो स्किल जो हर बंदे को अवेलेबल है। तो अगर देहाती बच्चे की टाइपिंग स्पीड MIT वाले से अच्छी है तो इट इज अ बिग इंडिकेशन कि देहाती बच्चा आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आप जो पाकिस्तान से लोग हैं ये अंडरस्टूड है कि आप लोगों को उतनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही, लेकिन फिर टाइपिंग के लिए तो कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं चाहिए। तो अगर बंदा पाकिस्तानी है, ये नहीं कि बंदे को अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिली, बंदा अच्छे घर का भी नहीं है, उस पर पैसे भी ज्यादा नहीं लगाए गए, और ऊपर से वो मेहनती भी ना हो, दूसरे अल्फाज में उसकी टाइपिंग स्पीड भी गुजारे लायक हो, तो इट मीन्स कि ये बंदा अच्छा नहीं, इट्स नॉट अ गुड प्रोफेशनल। तो डज इट मेक सेंस कि टाइपिंग स्पीड अच्छी रखना अच्छे कैरियर के लिए ये ऑप्शन नहीं है, ये मैंडेटरी है। तो अगर एक इंटरव्यू में दो लोग बैठते हैं जो बिल्कुल एक जैसे ही लोग हैं, सारी चीजें एक जैसी हैं, और एक की टाइपिंग स्पीड दूसरे से बेहतर है, तो ऑब्वियसली जिसकी टाइपिंग स्पीड बेहतर है वो सिलेक्ट होगा। इट इज अंडरस्टूड, क्योंकि वो टाइप जल्दी कर लेगा और उसके पास एक्सप्लेन करने को टाइम ज्यादा होगा, रिलैक्स करने को टाइम ज्यादा होगा, सोचने को टाइम ज्यादा होगा। तो किन साथियों को ये बात पहली दफा पता चली आज जिंदगी में? हैंड रेज कर दें वो। जबरदस्त। तो जो बाकी लोग हैं मुझे लगता है ये सुन नहीं रहे। हम्म? तो इसलिए टाइपिंग स्पीड आपकी इतनी होनी चाहिए, अगर आप किसी बंदे के सामने टाइपिंग करें
तो आधा डिप्रेस तो वैसे आपकी टाइपिंग स्पीड देख की हो जाए। इट इज एज सिंपल एज दैट। और टाइपिंग स्पीड कैसे आती है? टाइपिंग स्पीड के लिए हाथ के मसल बने होने चाहिए, और ये जी मैं डिस्कनेक्ट हुआ था थोड़ी देर के लिए। जी ये इब्राहिम लाई का क्वेश्चन है कि ये जो टाइपिंग क्वेश्चन है, कोडिंग इंटरव्यू है, वो पेपर पे होते हैं। टाइपिंग कोडिंग इंटरव्यूज पहले पेपर पे होते थे, अब जूम पे चूंकि हो रहे तो होते हैं काफी सारे। जिस तरह आप अगर गूगल का इंटरव्यू देंगे पाकिस्तान से तो ऑब्वियसली वो जूम पे होगा, एप्पल का भी जूम पे होगा। तो लेकिन अगर वो भी ना हो तो सारा दिन आप क्या करते हैं? सारा दिन आप लैपटॉप पे लिख लेते हैं। हम जॉब में भी सारा दिन लैपटॉप पे कीबोर्ड पे बैठे होते हैं, तो अनकॉन्शियसली काफी ज्यादा यूज हो रहा होता है। तो इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने कैरियर में सीरियस हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी होनी चाहिए कि मैं अगर डिप्रेस नहीं हुआ, मुझे डर नहीं लगा आपसे, तो कम से कम इम्प्रेस क्लास में हो जाऊं। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड उतनी नहीं है तो भाई बाकी जो फैसिलिटीज आपको पाकिस्तान में होने की वजह से मिली नहीं, उनमें आप कहाँ से अच्छे होंगे। लेकिन अगर वो आपको दे भी दी जाए तो आप उनको उतना ही अच्छा करेंगे जितनी आपने टाइपिंग अच्छी की है। तो इसलिए टाइपिंग सही करने का आसान सा तरीका ये है कि रोज एक टाइम रख लें कि मैंने रोज इतनी देर टाइपिंग करनी है, तो 6-8 महीने बाद आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी किसी भी टाइपिंग ट्यूटर को यूज करके। जी किसी का इसमें कोई क्वेश्चन? अच्छा, तो दूसरा, आप में से काफी सारे लोग एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए। और प्रेजेंट करना कैसे आप कर सकते हैं बोला? प्रेजेंट आप बोल के कर सकते हैं, लिख के कर सकते हैं। और लिखने में भी प्रेजेंट, लिखते हुए प्रेजेंट करना हमारे अब कह लें तकरीबन सारे स्टूडेंट्स को नहीं आता पाकिस्तान में, और उसकी वजह से वो काफी सारी रिजेक्शन उन पे जाती है। मसलन अगर उन्हें एक ई में लिखना है तो उन्हें नहीं आती होगी, ब्रेन काम ही नहीं करता क्योंकि कभी लिखा ही नहीं। तो उसके लिए लिखना बहुत जरूरी है। जब लिखना जरूरी है तो लिखें ऐसी चीज जो सीवी पे भी आए। और वो कैसे आएगी? कि लिंक्डइन पे लिखना सीखें। तो लिंक्डइन फ्री का प्लेटफॉर्म है, जितना में आता है, जो दिल में आता है लिखते जाए। तो जब आप कॉन्स्टेंटली लिखना शुरू करेंगे तो आस्ता आस्ता आपकी राइटिंग की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। तो कभी ऐसा ना सोचेंगे मैंने आज एक अच्छी पोस्ट लिखी है, सिर्फ ये सोचेंगे मैंने एक पोस्ट लिखनी है आधे घंटे में या घंटे में जो भी लिखी जाती है। तो जब आप 6 महीने तक तो लिखते जाएंगे तो 6 महीने बाद आपका ब्रेन प्रोसेस करना शुरू कर देगा इन्फॉर्मेशन को कि लिखना कैसे। तो लोग नॉर्मली शुरू ऐसे करते हैं कि कमेंट से शुरू करते हैं, किसी की पोस्ट पे कमेंट देना शुरू करते हैं। शुरू में वो कमेंट भी कॉपी पेस्ट होते हैं किसी और पोस्ट के, और एक दो इसमें वर्ड चेंज होते हैं। तो आप आस्ते 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 करेंगे तो आपका प्रोफाइल बनता जाएगा। तो आपने क्या किया, आप बेसिकली राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे या टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन साथ आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल भी बनता जाएगा। तो इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? तो चलें ठीक है। अवर टू मैम, हम ना, अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। तो लेकिन
आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप सब लोग यहाँ अमेरिका आएंगे और 60-70 लाख रुपए महीने की स्टार्टिंग सैलरी से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको यकीन है अपने ऊपर आप ये कर सकते हैं, तो मुझे 200% आप पे यकीन है कि आप ये कर सकते हैं। मैं 200% एफर्ट पुट करूंगा आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। ये मेरा आप लोगों से वादा है। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। सही है, तो बाकी क्या कहते हैं कि रेगुलर रहें। रेगुलर इज द की टू सक्सेस। इसके बगैर पॉसिबल नहीं है सक्सेस। तो चलें जी, ओवर टू मैम हमना। मैम हमना, थैंक यू वेरी मच। तो आप माशाल्लाह ये दूसरा कोर्स है जो लेके चल रही हैं, और स्टूडेंट्स माशाल्लाह बहुत अच्छी फीडबैक दे रहे हैं आपके बारे में कि आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। और मैम हमना को मैंने देखा है कि जब ये शुरू में आई थी तो इन्हें बोलना भी नहीं था आता, लिखना भी नहीं था आता, एंड माशाल्लाह नाउ शी इज अ लीडर। वेदर शी राइट्स और शी स्पीक्स, इट इज अमेजिंग। शी इज एज गुड एज एनी सिलिकॉन वैली इंजीनियर राइट नाउ। जो सिलिकॉन वैली का मीडियन इंजीनियर है, जो दरमियाना इंजीनियर है, नॉर्मल एवरेज इंजीनियर जिसे आप कहेंगे, तो मैम हमना का लेवल उससे ऊपर हो चुका है इस वक्त। Thank you, sir, for your time. थैंक यू वेरी मच जी। तो आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम अदर्स, इंशाल्लाह बाकी लोग भी क्या कहते हैं इसी तरह करेंगे। और बाकी अगर क्वेश्चन जो इस क्लास से हटके हैं वो आप स्लैक पे भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मैम, ओवर टू यू। मैं और टाइम दूंगा। थैंक्स। ओके देन अभी हमारे पास 52 मिनट्स लेफ्ट है क्लास एंड होने में, तो हम इसकी अप्रोच देख लेते हैं, देन हम इसके कोड की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अब मेरा अगला स्टेप जो होगा ना वो मेरा ये होगा कि इसके में सेकंड, ठीक है, मैं लिप में चेक कर रही होंगी कि अगर तो वो मेरा सी आ जाता है ना, तो तब क्या करो, मेरे उस स्टैक में से जो लास्ट पे वैल्यू पड़ी हो ना उसको करा दो पॉप आउट, मतलब खत्म कर दो, ठीक है, रिमूव कर दो। एंड देन मैं क्या करूंगी, मेरे पास एल्स में कंडीशन आ जाती है एल्स इफ में कि अगर उसमें आ जाता है प्लस मेरी एरे में, अगर हम कहीं पर आइटरेट करवा रहे हैं, तो तब क्या करो, मेरे स्टैक के अंदर वैल्यू अपेंड करवाओ। लेकिन अपेंड करवानी है वो किस तरह से करवानी है कि जो मेरा -1 सबसे आखिर पे इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी ना, फॉर एग्जाम्पल जो मेरी, अगर मैं अपनी वैल्यूज की बात करूँ ना, मेरी ये वैल्यू होती है -1 और ये होगी -2, फिर -3, -4, -5। तो मैं कह रही हूँ कि इस तरह करो कि मेरे जो भी आएगी ना वैल्यू उसमें कर दो तुम पॉप आउट, ठीक है। तो मतलब वो क्या कर देगी, मेरे फर्स्ट और सेकंड वाले इंडेक्स पे जो वैल्यूज होगी ना उसको कर देगी प्लस, मतलब सम करवा के उसको यहाँ पे जो है ना वो रिटर्न कर दो, ठीक है। तो और फिर मैं आगे एल्स वाली कंडीशन में दिया है कि अगर मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यू आ जाती है ना, ठीक है, और मुझे वो बिल्कुल समझ नहीं आती कि मतलब मैं क्या करूं, देन मैं क्या करूं, मैं उस वैल्यू को स्टैक के अंदर जो है ना वो अपेंड करवा दूं, मतलब सिंपली जो है ना वो एडअप करवा दूं, ठीक है। तो इस तरह आप समझ लें कि कुछ यूं काम हो रहा है कि पहले मेरे पास, मैं चेक कर रही हूँ कि अगर डी आ रहा है तो क्या करो, मेरे स्टैक के अंदर जो भी आखिरी वैल्यू होगी ना उसको 2 बारी मल्टीप्लाई करा के रिटर्न कर दो। एंड अगर वो नहीं आता तो सी को क्या करो, सी को चेक करो, सी अगर सी आ जाता है तो उसको पॉप आउट करवा दो, जो सबसे आखिर पे वैल्यू होगी ना उसकी न्यूमेरिक उसको पॉप अप करवा देना, ठीक है। फिर अगर प्लस आ जाता है तो क्या करो, पहले इंडेक्स पे जो पड़ी हुई है अगर रिवर्स में देखे सबसे आखिरी इंडेक्स पे पड़ी हुई है और उससे अगली वाली वैल्यू, मतलब ये वाली, ठीक है। तो उसको क्या करो, प्लस करके मेरे पास रिटर्न कर दो। और एलसिफ में मैं कह रही हूँ कि अगर प्लस आ जाता है तो दोनों को प्लस करके मेरे पास सम करवा के मुझे दे दो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करो, मेरे स्टैक के अंदर सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू को अपेंड कर दो। तो ये हमारे पास जो है ना वो अप्रोच इस्तेमाल होगी। अभी ना फिलहाल टाइम ओवर हो चुका है तो हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी को कोई भी अप्रोच में मसला हो, ठीक है,
देन मुझे आप लोग स्लैक पे शेयर कर दीजिएगा। हम कल भी आके वैसे इसी कोड को डिस्कस करेंगे, एंड अगर किसी को नहीं भी समझ आई होगी तो उस टाइम पे आ जाएगी और हम पाइथन ट्यूटर पे भी इसे रन करके देखेंगे। मैम इसे So- मैम शेयर कर दीजिएगा स्लैक ठीक है, मैं कर मैम दूंगी। क्वेश्चन को मैम एक बार हम देख लेंगे मैम। लेकिन फिर भी आप लोग को इसे ना क्लियर करना पड़ेगा। यस तो कल मैं ऐसे यहीं से कंटिन्यू करूंगी। ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज एवरीवन। खुदा हाफिज मैम। हाफिज, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।